नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी। रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आजम खान की पत्नी और बेटे को सुनाई 7 साल की सजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का किया लोकार्पण। राष्ट्रपति ने कहा, कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम आयामों के जरिए बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। जैविक खेती पर बल देते हुए इसे बताया समय की मांग। गजा अस्पताल अटैक में मरने वालों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। कहा, जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और चिंता का विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। गजा के अस्पताल में हुए विस्फोट पर जताया दुख। इजराइल को दिया क्लीन चिट। और वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए रखा 289 रनों का लक्ष्य। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनरों के महंगाई राहत डीआर में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। अब डीए बढ़कर 46% कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ गई है। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खास त्योहारों के अवसर पर रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नज़दीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीज़न, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। तिलहन और सरसों में एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य
यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया। जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़रूरी है, जिसे देखते हुए लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहाँ पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन, उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। 20,773.70 करोड़ रुपये 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी और 5 गीगावाट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रिड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर हैं। राजधानी पटना के बापू सभागार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अनेक विभागों के मंत्री और राज्य भर से आए किसान भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के जरिए कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम आयामों के जरिए आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। और अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जरूरी है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। और वहीं इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैविक खेती पर बल देते हुए इसकी जरूरत को समय की मांग बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जैविक खेती की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। इसका फायदा बिहार के लोगों को भी उठाना चाहिए।
आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। और उधर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनकी उम्र जो है वो 25 साल नहीं थी। हालांकि वो रामपुर जिले की स्वार सीट से चुनाव जीत गए थे। बाद में इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है और 7-7 साल की सजा सुनाई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा की आचार समिति ने 26 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुनवाई के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें टीएमसी सांसद पर पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। राजस्थान कोटा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राजस्थान की जनता ने अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस सरकार को अलविदा कहने का मन बना लिया है। ये एक ऐसी भूमि है जहां प्रतिदिन 17 बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अकेले राजस्थान में 22% रेप हो रहे हैं। जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। और वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गौरव भाटिया ने कहा कि दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं, लेकिन वो नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। क्या यही वजह है कि गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचारी डीएनए है, ये हर कांग्रेस के नेता के अंदर आज उबाल मार रहा है? इनके चरित्र में ही है कि लोकतंत्र को नष्ट करेंगे। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची में 12 उम्मीदवारों की लिस्ट और दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ललसावता का नाम भी शामिल है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम।
डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। आईबीएम ने सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम पर भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां आने वाले वर्षों में तकनीक और नवाचार के भविष्य को आकार देने जा रही हैं। 3 of the 4 technologies that are going to shape the future of tech and innovation in the coming years: AI, quantum, and semiconductor. They are the 3, and there's of course 4th, which is synthetic biology, which we have not involved IBM so far. But these 3 technologies represent for us tremendous opportunities, represent for our academic ecosystem a tremendous amount of opportunities for the startups and innovation ecosystem in particular, a lot of opportunities, and of course the broader opportunity of creating global standard talent in India that can take advantage of the opportunities in quantum, semi and semiconductors and AI. चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों में अंतरिक्ष को लेकर जोश चरम पर है। चंद्रयान 3 मिशन के बाद आदित्य L1 की सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब इसी क्रम में गगनयान मिशन भी भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आइए आज के न्यूज लेंस में आपको बताते हैं क्या है मिशन गगनयान, कब लॉन्च हो रहा है गगनयान और हमारे लिए इसका क्या महत्व है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, में 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी के करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। इसका परीक्षण सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके पेलोड में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगे। क्रू मॉड्यूल मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा, जबकि सर्विस मॉड्यूल आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से लैस होगा। गगनयान के प्रक्षेपण के लिए 3 चरणों वाले GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों के लॉन्च में सक्षम है। GSLV Mk3 को लॉन्चिंग वाहन मार्क 3 LVM-3 भी कहा जाता है। गगनयान मिशन की कामयाबी हमारे लिए खास अहमियत रखती है। इस मिशन की सफलता के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे थे, जबकि 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिविड 21 घंटे तक स्पेस में रहे थे। ये देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा। ये औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा।
सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए किए जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन इन स्पेस के गठन की भी घोषणा की है। ये सामाजिक लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वैज्ञानिकों के साथ गगनयान मिशन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और गगनयान मिशन की तैयारियों के लिए समीक्षा की। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य तय करें। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर सहित अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयां छूने की देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यदि आप भी इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं तो lvg.shar.gov.in/VSC registration/index.jsp पर पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तीन से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी शिरकत करने के लिए निमंत्रित किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में 11 केंद्रीय मंत्रालयों का भी सहयोग रहेगा। इसके अलावा जो देश हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं वे भी शामिल होंगे। जापान और वियतनाम फोकस कंट्रीज के रूप में हिस्सेदार होंगे। इसके साथ ही अन्य 14 और देश इसमें शामिल होंगे। 23 राज्यों ने भी वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होने की सहमति दी है। पिछली बार 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था। इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में सबसे बड़ा डोसा बनाया जाएगा जो विश्व रिकॉर्ड होगा। जेपी मॉर्गन ने अनुमान जताया है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जेपी मॉर्गन इस अनुमान को साझा किया। जेपी मॉर्गन के एशिया प्रशांत इक्विटी रिसर्च के प्रबंध निदेशक जेम्स सुलिवन का मानना है कि जेपी मॉर्गन में एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के प्रबंध निदेशक जेम्स सुलिवन का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक दोगुनी होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगी, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17% से बढ़कर लगभग 25% हो जाएगा और निर्यात दोगुना होकर $1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। जेम्स सुलिवन ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गजा पट्टी में स्थित अल अहली अस्पताल में मंगलवार को हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गजा के अल अहली अस्पताल में जानमाल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थना साथ है। चल रहे संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की। और वहीं इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने गजा के अस्पताल में हुए विस्फोट पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकवादी संगठन हमास ने ऐसे अत्याचार किए हैं जो उसे
ISIS बनाते हैं। जो बाइडेन का ये दौरा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वनडे विश्व कप में आज चेन्नई में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। ताज़ा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 289 रनों का लक्ष्य रखा है। अफगानिस्तान की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 2 ही वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में टीम ने जीत दर्ज की है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना।